Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is cell because जैसा हमारे को पता है कि सेल, हमने आज टॉपिक पहला सेल क्यों लिया है उसके पीछे हमारे पास रीजन ये है कि पूरी बायोलॉजी की अगर अपन बात करें या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो सभी ऑर्गेनिज्म एक सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, वो एक सेल से बना हुआ है। अब बात आती है कि सेल के ऊपर बने हुए जो हम सेल से जो बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर होता क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर एक सिंगल सेल ही सारे काम कर लेती है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल एक ग्रुप बनाती है और वो ग्रुप अलग अलग ऑर्गन को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। देखिए कैसे। हमारे पास टॉपिक है सेल। तो पहले हमारे को ये भी जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी हैं। तो हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि सबसे पहले आती है बात बायोलॉजी की। तो अब जब अपन बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी को हमने मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो अपने पास पार्ट आता है वो आता है बॉटनी और दूसरा आता है जूलॉजी। अब हम बात करें बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम देखते हैं प्लांट्स की स्टडी, जबकि जूलॉजी के अंदर जैसे देखो जू वर्ड का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर एनिमल की बात कर रहे हैं, तो जूलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। अब बात आती है कि बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी में किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी जो हमारे पास में है वो है थियोफ्रैट्स। कौन है, थियोफ्रैट्स। जबकि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी हमारे पास में है एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल। तो ये तो बात हो गई जनरल बायोलॉजी की। बायोलॉजी को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। जूलॉजी के फादर हमारे पास में है थियोफ्रैट्स और जूलॉजी के फादर हमारे पास में एरिस्टोटल। अब हमारे पास में हम सेल, अब अपन देखेंगे कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ जो सेल है हमारे पास में वो कहलाती है साइटोलॉजी। क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंदर हम कहते हैं सेल की स्टडी करते हैं। अब सेल की बात अगर अपन करें तो सेल हमारे पास में दो प्रकार की हो गई। सेल कौन कौन सी हो गई, एक जो सेल अपन देखते हैं प्रायर तो वो हो गई आपके पास में प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल। और सेकंड जो हमारे पास में है वो हमारे पास में है यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए कि यहाँ पर अगर अपन देखें कि प्रोकैरियोटिक मींस का मतलब हो गया प्रो। देखिए यहाँ पर हम इसको देखें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव। तो मतलब, और कैरियन की बात करें अपन तो कैरियन का मतलब हो गया आपके पास में न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब देखिए कि प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने टाइप का, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो आपकी कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और अब जो सेकंड हमारे पास में यूकैरियोटिक, तो यू का मतलब होता है वेल और कैरियन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जो क्या होती हैं, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो सेल्स कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल से होती हैं। कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल से होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड, सेल इज discovered by Robert Hooke. The cell which is discovered by Robert Hooke, this is dead cell. What kind of cell, dead cell, and this cell is plants cork cell. Now who discovered, now the question is who discovered the living cell, and living cell is discovered by Anton von Leeuwenhoek. Who discovered, living cell is discovered by Anton von Leeuwenhoek. Not only cell, now the question is who discovered न्यूक्लियस। अब बात आती है कि हमारे पास में सेल तो हो गई है, सेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो सेल के अंदर उसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट भी पाए जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है अपने पास में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट
ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो हमारे पास में तीन चीजें हो गई कि जब भी हम देखेंगे कि हमारे पास में डेड सेल, मतलब ओवरऑल अगर अपन देखें कि सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और इसी के साथ हम ये देखेंगे कि जो सेल डिस्कवर की थी, लिविंग सेल की बात करें तो वो लिविंग सेल जो डिस्कवर की थी वो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। अब सेल की बात करेंगे तो सेल की बात आने के साथ साथ हमें ये भी पता होना जरूरी हो जाता है कि सेल के अंदर सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर अपन बात करें तो वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया गया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो हम जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल किसी भी बॉडी को बनाती है, पूरी की पूरी बॉडी को सेल बनाती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। देखिए कि सेल की अगर अपन बात करें तो हम सेल को क्या कह रहे हैं? सेल क्या है हमारी बॉडी की? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्यों कह रहे हैं हम बॉडी की? कि हम हमारी बॉडी को देखेंगे तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चर, मतलब हम हमारे पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है सेल से। मतलब कि हमारी पूरी बॉडी की जो सारी फंक्शनिंग है वो किसने कर रखी है? वह सेल ने। जैसे हम देखें कि हमारे सभी ऑर्गन हैं, उन सभी ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और सभी ऑर्गन्स अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। सेम हम बात करते हैं यहाँ पे कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम ये देखेंगे कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इसके बाद में हमारे को ये भी देखना होगा कि सेल आगे चल करके एक ऑर्गन को, एक बॉडी को कैसे बनाती है। उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, हैव अ लुक। सेल smallest unit is cell and a group of cell made tissue, whereas tissue made tissue system made organ, many organs made organ system. Now the various organ system made body. So the conclusion is we have body and the smallest unit of that body is cell. So that's why we call cell is the basic structure and function unit of any organism. Now after cell we are talking about cell theory. Cell theory. What is cell theory? Cell theory is given by Schilling and Swan. Who's given that cell theory? Schilling. And Swan. Schilling is a botanist, whereas Swan is a geologist. Schilling, botanist. Swan, zoologist. Now this cell theory is presented in the year of 1838 and 1839. इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा पर सेल थ्योरी दे तो दी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक रहा और उसके अंदर ये बताने में ये हम ये कह सकते हैं कि ये चीज नहीं बता पाए। इनका एक ड्रॉबैक ये रहा कि जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? तो नई सेल का फॉर्मेशन पुरानी सेल से होता है। इस बात को बताया रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने क्या बताया? रुडोल्फ विर्चो ने रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर ये बताया कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इट मींस कि जो नई सेल्स हमारे पास में बन के आ रही हैं वो पुरानी वाली सेल से ही क्या है मिलकर के बनी हैं। और उसके लिए इन्होंने एक टेक्निकल टर्म दी, उसका नाम था ओमनिस सेल्यूल ई सेल्यूला। तो क्वेश्चन हमारे पास में जब भी पूछा जाता है दैट इज
कि ओमनी सेलुलर मींस कि इसके साथ ये जो टेक्निकल टर्म दी थी, ये दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो भी सेल्स पुरानी नई सेल्स जो बनती हैं वो पुरानी वाली सेल से मिलकर के ही बनी होती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the constituent of cell properly is made up of how many types of constituents. So let's understand with a chart. See, we have cell, and cell are mainly two things. We have differentiate cell into two main parts, that is plasma membrane and the cytosome. Plasma membrane, as we know that a cell have covering over it. In animal cell it has plasma membrane, whereas in the plant cell there is also a layer that is called cell wall, where cytosome both are similar in both kind of cell, animal cell or plant cell. Now cell plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में कोई एक सेल है, ये एक सेल है और सेल की जो आउटर कवरिंग है that outer covering is known as plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास में हो गई। नेक्स्ट इज साइटोसोम। साइटोसोम मतलब सोम इज बॉडी। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, that all are count in cytosome, in which cytosomes is that जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन that is covering of that cell. Now cytosome is also differentiated into two kind, cytoplasm and nucleus. And cytoplasm क्या हो गया? अगर अपन साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये जो हमारे पास में सेल है, क्या ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो लिक्विड है ये वाला, इसकी अगर अपन बात करें तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, और इसकी जो अपन बात करें न्यूक्लियस को छोड़ करके ये जो बाहर वाला जो लिक्विड है इसको अपन क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज न्यूक्लियस? तो उसी सेल के अंदर इस सेल, ये जो अपने पास में सेल है, इस सेल के अंदर ये जो आउटर पोर्शन जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है ये आपका है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, ये जो बीच के अंदर अपने को ये दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। नाउ द क्वेश्चन इज साइटोप्लाज्म की बात करें। नाउ साइटोप्लाज्म इज आल्सो डिफरेंशिएटेड इन हाइलोप्लाज्म एंड ट्रोफोप्लाज्म, इन व्हिच हाइड्रोप्लाज्म एंड ट्रोफोप्लाज्म। हाइलो is made up of hualos. Hualos is a Greek word. Hualos is a Greek word that means transparent. What is transparent? Hualos means transparent. Transparent means कि अगर हम देखें कि कोई चीज अपने को ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है, मतलब बिल्कुल जिसके अंदर से क्लियर हमने को सब चीज दिखाई दे रही है, इट मींस वो उसका नॉन ग्रेन्युलर पार्ट है। मतलब कि अगर ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे से अपने पास में डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ग्रेन्यूल्स। कि हम देखें हाइलोप्लाज्म, अगर हम हाइलोप्लाज्म को नॉन ग्रेन्युलर पार्ट बोल रहे हैं तभी तो वो ट्रांसपेरेंट है। अगर कहीं ना कहीं उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होती तो वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती उस चीज की, वो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। तो वो चीज है कि हुआलोस मतलब हो गया ग्रीक वर्ड और इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो साइटोप्लाज्म का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है दैट इज हाइलोप्लाज्म। नाउ ट्रोपो मींस न्यूट्रिटिव। तो ट्रोफोप्लाज्म क्या हो गया कि साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट हो गया? न्यूट्रिटिव का मतलब हो गया जो उसको क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए अगर किसी भी सेल की बात करें तो उसको सेल के अंदर योक, आपने सुना होगा योक, उसके अंदर जो येलोइश पार्ट होता है वो किसी भी सेल को क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। Same, we have next step we have nucleus. Nucleus is differentiated into three main types: nuclear membrane, chromatin network, and nucleolus. Nuclear membrane. See what is nuclear membrane. Now we have draw this diagram here over here. See that is cell. Now this is nucleus. Then the membrane of nucleus is also known as nuclear membrane. The membrane of nucleus, this is nucleus, and the membrane of nucleus is known as nuclear membrane, and a chromatin network. And in nucleus there are
a thread like structure that is known as chromatin network. See what? In nucleus there is a thread like fine thread like structure present that is known as chromatin network. Now the question is, where is nucleolus? Nucleolus is found in nucleus. Where? Nucleolus is found in nucleus in a peripheral side. See, this is nucleolus. That is nucleolus. So see, we have nucleus. Nucleus over here three kinds of things in a nucleus have, that is nuclear membrane, chromatin network and nucleolus. Now we have talking about next we have talking about tropoplasm. As we know that tropoplasm is a nutritive part of any kind of cell. So we have cell in tropoplasm. We have two things also, that is cell organelles, metaplasm. Now what is cell organelles? So we are talking about cell organelles. Cell organelles, in cell organelles, cell organelle is a living part of tropoplasm. What kind of part this is? This is living part of tropoplasm, whereas metaplasm is non-living part. Non-living part of a tropoplasm. In the living part, we have many cell organelles like endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, lysosome, ribosome. In a plant cell, we are talking about plastid also. That kind of cell organelles is living part. In metaplasm, we have non-living part, that is oil droplets. In a cell, many kind of oil droplets are also present. Fat molecules for its living cell, non-living cell. Fat is a non-living thing, whereas oil droplet is also a non-living thing. And vacuoles is a non-living structure. Vacuole is a non-living structure which have many kinds of, like you have hear about water vacuole, food vacuole. In amoeba, food vacuole also present. And food vacuole is a non-living thing. So we have in a tropoplasm two kind of thing, metaplasm and cell organelles. All the cell organelles are living because इन सभी के अंदर सभी प्रकार की जो इनकी फंक्शन, जो भी इनके काम होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं, वो सारे जैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह, वो सारी चीजें इन सभी सेल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लिविंग बोल रहे हैं. लिविंग का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो भी इसके रोजमर्रा के काम है वो सारे ये क्या करती है? कंप्लीट करती है. जबकि मेटाप्लाज्म के जो नॉन लिविंग पार्ट है मेटाप्लाज्म, ऑयल ड्रॉपलेट्स जैसे ऑयल है वैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स नॉन लिविंग ही है. फैट भी नॉन लिविंग के अंदर आएगा. वैक्यूल स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसके अंदर हम इसको हम नॉन वैक्यूल, अब आपको लोग वैक्यूल सर ये तो हो सकता है कि ये तो लिविंग के अंदर आ सकती है. वैक्यूल नॉन लिविंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वैक्यूल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे तो उसका खुद का कुछ नहीं है. वैक्यूल एक बबल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे उसके अंदर अगर अपन पानी भर देंगे तो वो वाटर वैक्यूल कहलाएगी. फूड वैक्यूल अगर वो फूड के चारों ओर आकर के घेरा बना लेती है या उसके अंदर अपन फूड डाल देंगे तो वो फूड वैक्यूल कहलाएगी. तो उसका वैक्यूल का अपना खुद का कुछ नहीं है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर है. इसलिए हमने इसको किसके अंदर कंसीडर किया है? नॉन लिविंग के अंदर कंसीडर किया है.